गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 9th क्लास के सिविक्स का थर्ड चैप्टर जो हम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन, उसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर ये आपका लास्ट पार्ट भी रहेगा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग आइडियोलॉजी लोगों की इसके अंदर आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो कौन सी गाइडिंग वैल्यू थी, किस तरीके की फ़िलॉसफी थी, हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम के वो कैसे कैसे सोच रहे थे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर जब तैयार हुआ तो उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस थी। अभी तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर में आया, इन्फोर्स किया गया। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम देखेंगे गाइडिंग वैल्यू ऑफ Indian Constitution. In this book, we shall study the exact provision of the Constitution or on different subject. इस बुक के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्जैक्ट प्रोविजन थे जिसके अंडर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। एट दिस स्टेज लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। सबसे पहले हम समझते हैं कि वो कौन सी फिलोसफी थी, कौन सा वो दर्शन था, कौन से वो आइडियल्स थे जिनके प्रभाव में हम लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया। वी कैन डू इन दिस इन 2 वेज। ये हम 2 रास्तों से कर सकते हैं, 2 हमारे पास ये बात समझने के साधन हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाई रीडिंग द व्यू ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो मेजर लीडर्स थे उनकी क्या थिंकिंग थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी। लेकिन साथ में यह भी इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये हम देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप की फ़िलॉसफी के बारे में क्या कहता है। इट इज़ व्हाट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज। ये सारी चीज़ें हमारी प्रीएम्बल के अंदर लिखी गई हैं कि किस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आइडियोलॉजी है। लेट्स टर्न टू दिस वन बाय वन। आओ हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे उन लीडर्स के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक्सपेक्टेशंस की नज़र से देख रहे थे और अपने जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फुलफिल करना चाह रहे थे। द ड्रीम एंड द प्रोमिस, जो ड्रीम उन्होंने देखे थे और जो प्रोमिस उन्होंने किए थे लोगों को हमारे इंडिपेंडेंस से पहले। Some of you may have noticed a name missing from the sketch of the makers of the Constitution. आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने जो स्केचेस दिए हुए थे उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट नेम को मिस पाया होगा और वो नाम था महात्मा गांधी जी। He was not a member of Constituent Assembly. वो जो Constituent Assembly थी उसके पार्ट नहीं थे, उसके मेंबर नहीं थे। Yet there will many members who follow his vision. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो उनके विजन, उनके थॉट को आगे लेके आ रहे थे। ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से बहुत साल पहले। राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 में जब यंग इंडिया नाम की मैगजीन उन्होंने लिखी थी, ही हैड स्पेल्ड आउट दैट व्हाट ही वांट द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। उन्होंने लिखा था कि मेरे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। यहाँ पर उनके वर्डिक्ट दिए गए हैं बच्चों, उनको ध्यान से पढ़ेंगे। आई शैल स्ट्रीव फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेंडम एंड पेट्रोनेज। मैं सबसे पहले ये आशा कर रहा हूँ, इस तरफ देख रहा हूँ, एक उम्मीद की तरीके से देख रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें स्लेवरी से और जो पेट्रोनेज होती है उससे हमें मुक्ति दिलाएगा। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री इन whose मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वॉइस। मैं यहाँ पर ये भी सोच रहा हूँ, इसके लिए भी वर्क कर रहा हूँ कि इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री बने जहाँ पर गरीब से गरीब जो है वो ये फील करे कि ये कंट्री जो है वो उसका खुद का है और उसकी वॉइस यहाँ पर अफेक्टिव वे में आगे कन्वे की जाए। मतलब उसकी वॉइस के अंदर भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसकी वॉइस के अंदर भी पावर होना चाहिए, मतलब उसके पास राइट होने चाहिए। एंड इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई एंड लो क्लास ऑफ पीपल। ऐसे इंडिया के अंदर, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले इंडिया के अंदर कोई हाई क्लास या लो क्लास नहीं होगी।
एन इंडिया इन विच ऑल द कम्युनिटीज shall live in perfect harmony। ऐसे इंडिया के अंदर सारी की सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक परफेक्ट तालमेल के साथ, हारमनी के साथ रहेंगी। देयर कैन बी नो रूम इन सच एन इंडिया फॉर द क्यूरस ऑफ अनटचेबिलिटी। और ऐसे इंडिया के अंदर कोई ऐसा रूम नहीं होगा, रूम का मतलब कोई स्पेस नहीं होगा जहाँ पर अभिशाप, जो अनटचेबिलिटी जैसा अभिशाप है उसको किया जाए। द क्योर्स ऑफ इनटॉक्सिक ड्रिंक एंड ड्रग्स, यहाँ पर किसी भी तरीके की नशीली ड्रिंक या ड्रग्स ना ली जाए। नशीली ड्रिंक और ड्रग का मतलब होता है उस टाइम जो फैली हुई कुरीतियाँ थी उसके बारे में बताया गया है। एक दूसरे के लिए जो हम जहर रखते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन चीज़ों को सिंबलाइज किया गया है बच्चों, ठीक है। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट एज मैन, और जो औरतें हैं वो भी सेम राइट ऑक्यूपाई करें जैसे मैन करते हैं। आई शिल सेल्फ सेटिस्फाई विद नथिंग एल्स, और इसके सिवा मैं किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशंस थी महात्मा गांधी जी की। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके नज़रिए से हमारा इंडिया कैसे रहेगा। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड अनइक्वलिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो ड्रीम था इंडिया का, जो एलिमिनेट कर देगा, जो ख़त्म कर देगा इनइक्वलिटी को, ऐसा विजन जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं उन्होंने भी अपना सामने रखा, शेयर किया। हु प्लेड एन की रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अनइक्वलिटी कुड बी रिमूव्ड। BR अम्बेडकर जी जिन्होंने एक की रोल प्ले किया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर उनके अंडरस्टैंडिंग का एक अलग तरीका था कि किस तरीके से जो अनइक्वलिटी है उसको रिमूव किया जाना चाहिए। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विजन। वो ओपनली बहुत बार क्रिटिसाइज करते थे महात्मा गांधी जी को, उनके दर्शन के बारे में, उसके विजन के बारे में। ही इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच, जो उन्होंने कंक्लूड किया था एक स्पीच, जो एक डिलीवर किया था स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज स्टार्टेड हिज एनेक्सिटी वेरी क्लियर। उसी से उन्होंने अपनी एनेक्सिटी को, अपनी इच्छाओं को बहुत क्लियर रूप में दिखा दिया था। उनके स्पीच को हम पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि आप सभी को पता है BR अम्बेडकर जी का स्पीच है तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑन द 20th ऑफ जनवरी 1950, 20th ऑफ जनवरी 1950 को वी आर गोइंग टू एंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम एक विरोधाभास की ज़िंदगी के अंदर कदम रखने जा रहे हैं। इन पॉलिटिक्स, अगर राजनीति की बात करते हैं, वी विल हैव इक्वलिटी, हम लोगों के पास समानता रहेगी। एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव अनइक्वलिटी। लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के अंदर हमें वही इनइक्वालिटी जो अभी तक हम फेस करते आ रहे थे आगे करते रहेंगे। एक तरीके से दलितों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा। इन पॉलिटिक्स के अंदर वी विल बी रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। जो पॉलिटिक्स है उसमें हमें एक पर्सन एक वोट और एक जैसा महत्व देखने को मिलेगा। इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ, लेकिन जो हमारी सामाजिक और आर्थिक लाइफ है, जिंदगी है, वी शैल बी रीजन फॉर आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। वो एक रीजन बना रहेगा हमारा सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसका। कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। वो कंटिन्यूसली जैसे पहले करता आया है उसी तरीके से, उसी सिद्धांत के ऊपर एक व्यक्ति और एक महत्व नहीं होगा, मतलब लोगों का समान महत्व अब भी नहीं होगा। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कितने दिनों तक हम विरोधाभास की इस जिंदगी को जिएंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ। और कितने दिनों तक हमें इक्वलिटी के लिए डिनाई किया जाएगा हमारी सामाजिक और आर्थिक जिंदगी के अंदर। इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग, अगर हम इसको कंटिन्यू करते रहे बहुत लंबे टाइम तक, वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आवर डेमोक्रेटिक
पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक इन प्रिल, हम एक तरीके से अपने जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको भी जोखिम में डाल देंगे। फाइनली लेट्स टर्न टू जवाहरलाल नेहरू। अंत में हम, क्योंकि हम दो बहुत इम्पोर्टेंट लोगों की कोटेशन देख चुके हैं, अंत में हम जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी कोटेशन देखते हैं बच्चों। फाइनली लेट्स टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ अगस्त 15, 1947। अब हम 1947 की मिडनाइट जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस को गेन किया था उसकी फेमस स्पीच देखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। लॉन्ग ईयर अगो वी मेड अ ट्रस्ट एंड विद डेस्टिनी। बहुत साल पहले हम लोगों ने एक ट्रस्ट किया था, एक वादा किया था डेस्टिनी के साथ। एंड नाउ दिस टाइम कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज। और अब वो समय आ गया है जब हम लोगों ने हमारी प्लेज को फुलफिल कर लिया है। नोट वुली और इन फुल मेजर, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट वेरी सब्सटेंसली, लेकिन हमने उसको बहुत धीरे धीरे से गेन किया है, सब्सटेंसली गेन किया है। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर्स, ये जो रात के अंधेरे के मिडनाइट आवर्स हैं। व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब पूरा का पूरा वर्ल्ड सो रहा है। इंडिया विल वॉक टू लाइफ एंड फ्रीडम, इंडिया अपने कदम बढ़ा रहा है जिंदगी की तरफ, फ्रीडम की तरफ, आज़ादी की तरफ। अ मूवमेंट कम्स, ये मूवमेंट आ गए हैं। विच कम बाई रियली इन हिस्ट्री, ये मूवमेंट बहुत मुश्किल से हिस्ट्री में हमें मिले हैं या फिर मिलते हैं। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, जब हम पुराने से नए की तरफ चल रहे हैं। व्हेन एन एज एंड, जब जो स्लेवरी की एज थी वो ख़त्म हो गई है। एंड व्हेन द सोल ऑफ द नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड, और हमारी जो सोल ऑफ नेशन थी, जो हमारी आत्मा थी हमारे देश की, जो बहुत लंबा सप्रेस्ड झेल चुकी है, फाइंड अटरनेस, अब वो फ्रीडम गेन कर रही है। इट इज़ फिटिंग दैट, ये भी हमें देखना रहेगा एट द सोलोमन मोमेंट, इस शानदार मोमेंट पे वी टेक द प्लेज ऑफ डेडिकेशन ऑफ सर्विस ऑफ इंडिया। हमें यहाँ पर एक प्लेज लेनी होगी जिसमें हम इंडिया को की सर्विस, जो इंडिया के अंदर जो सर्विस करेंगे, सेवाएं देंगे, उसमें अपना डेडिकेशन दिखाने की है। एंड हर पीपल एंड टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, और यहीं से हम देखेंगे कि ये, और इससे भी ज़्यादा अगर हम देखते हैं इंडिया के लिए तो हमें एक प्लेज लेनी ही है। इससे आगे अगर हम सोचते हैं तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ये पूरी की पूरी प्लेज रहेगी। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम और पावर जो होती है हमेशा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द असेंबली, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर रेस्ट कर रही थी? असेंबली के अंदर। मतलब कहाँ, किन लोगों के पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? जो असेंबली बनाने वाले थे। द सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंट द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, और इस तरीके की दूसरों की प्रभुसत्ता से मुक्त बॉडी जो थी, जो असेंबली थी, वो रिप्रेजेंट कर रही थी हमारी संप्रभुसत्ता को जो भारत के लोगों के अंदर थी। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम के जन्म से पहले, आज़ादी मिलने से पहले, वी हैव एंड्योर ऑल द पेन ऑफ लेबर, हम लोगों ने सहे हैं बहुत सारे पेन स्लेवरी के, लेबर के। एंड आवर हार्ट आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सोरो, और हमारा हृदय बहुत भारी है उन सोरोज के साथ, दुखों के साथ जो हम लोगों ने पास्ट में सहे हैं। सम ऑफ दोज पेन कंटिन्यू इवन नाउ, उनमें से बहुत सारे ऐसे दुख हैं जो अभी तक चलते आ रहे हैं। नेवरथलेस द पास्ट इज आवर, क्योंकि अभी तक पास्ट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बेकॉन्स टू अस नाउ, लेकिन ये फ्यूचर है जो हमें अपनी तरफ बुला रहा है, जो इशारा कर रहा है हमारी तरफ। द फ्यूचर इज़ नॉट ओनली द एस और रेस्टिंग, जो फ्यूचर है वो बहुत आसान नहीं है, रेस्टिंग करने वाला, रेस्ट करने वाला नहीं है। बट ऑफ इन एसेंट स्ट्रीव सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेज, लेकिन हमें यहाँ पर और ज़्यादा कोशिश करनी होगी ताकि हम फुलफिल कर सकें उस प्लेज को।
वी हैव सो ऑफन टेकन, जो हम बहुत बार ले चुके हैं, एंड दिस वन वी शैल टेक टुडे, और दोबारा हम आज ले रहे हैं। द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स सर्विस ऑफ मिलियन हु सफर्स। अगर सर्विस, हम इंडिया की सेवा, भारत की सेवा, भारत माता की सेवा की बात करते हैं, तो हमें उन करोड़ों लाखों लोगों की सेवा करनी होगी जो आज भी दर्द में हैं, सफ़र कर रहे हैं। इट मीन द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीज एंड अनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है हमें ख़त्म करना होगा पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को हमें ख़त्म करना होगा, डिजीज को ख़त्म करना होगा, और जो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर अनइक्वलिटी है जो उसको भी हमें ख़त्म करना होगा। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों? महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन, जो उस ग्रेटेस्ट मैन के एम्बिशन थे ऑफ आवर जनरेशन, उनकी जनरेशन, मतलब जो कंटेम्प्रेरी थे महात्मा गांधी जी और नेहरू जी, तो वो उनकी जनरेशन के एम्बिशियस पर्सन की बात कर रहे हैं। हैज़ बीन वाइप्ड एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, जो चाहते थे कि हर एक आँख से हर एक आंसू को पोंछा जाए। दैट मे बी बियॉन्ड अस, वो हम लोगों से बहुत आगे की सोचते थे। बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर एंड सफरिंग, लेकिन जब तक टीयर्स और सफरिंग रहेंगे, सो लॉन्ग आवर वर्क विल बी नोट बी आवर, हमारा काम ख़त्म नहीं होता, हमारा काम तब तक चलता रहेगा। फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम देखते हैं कि फिलोसफी क्या है, दर्शन क्या है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अभी तक तो हम लोगों ने वो ड्रीम देखे जो हमें दूसरे नेताओं ने दिखाई। अब हम देखते हैं कि फिलोसफी, रियल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या रहेगी। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्टर्ड बाई इट, जो वैल्यू थी, इंस्पिरेशंस थी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, वो आज भी संजो कर रखी गई थी। फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, और उसी ने फाउंडेशन का वर्क किया इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर। दीज वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो वैल्यूज हैं उनको रखा गया है, उनको एम्बेडेड किया गया है, वो रेस्ट करती हैं हमारी प्रीएम्बल के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल के अंदर। दे गाइडेड ऑल आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक तरीके से गाइड करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी आर्टिकल्स हैं सभी को। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ शॉर्ट सेंटेंस ऑन इट्स बेसिक वैल्यू, इंडिया का संविधान एक छोटी स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन यही उसकी बेसिक वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को हम प्रस्तावना बोलते हैं संविधान की। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, और ये जो प्रीएम्बल हम लोगों ने ली है, इसका जो इंस्पिरेशन सोर्स है वो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। मोस्ट कंट्री इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उस टाइम के मोस्टली कंट्री जो थे, हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रीएम्बल, उन्होंने उस टाइम सभी ने अपने संविधान को प्रीएम्बल से स्टार्ट किया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, सबसे पहले दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ यूएसए, दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका, and here you will see the preamble of India. Let's read the preamble of our constitution very carefully. आओ हम अपनी preamble को, अपनी प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ते हैं। Understand the meaning of each and of its keyword, और इसके हर एक कीवर्ड का मीनिंग ध्यान से देखते हैं। The preamble of the constitution reads like a poem of democracy. हमें पोएम, जो preamble है, उसको ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे कि वो डेमोक्रेसी की पोइम हो। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट, और यही वो फिलोसफी है जिसके ऊपर पूरा का पूरा संविधान टिका हुआ है, उसको फाउंडेशन का काम कर रही है। इट प्रोवाइडेड ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवेल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, और ये एक तरीके से एग्जाम और मूल्यांकन का कार्य कर रही है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करेगी। टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, ये देखेगी कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है क्या वो सही है या गलत है। इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इसीलिए इसको भारतीय संविधान की क्या बोला जाता है बच्चों, सोल बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है। यहाँ पर देखो बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रियम्बल एक ऐसी चीज़ है जो आपका विश्वास पूरे के पूरे संविधान में बनाती है और हमारे जो आइडियल्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलोमनीज रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू ए, हम बदलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सोवर्ण, प्रभुसत्ता संपन्न, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जहाँ पर लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में हम क्या करते हैं, हमारे संविधान को बदलते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और सभी जो सिटीजन्स हैं उनको सिक्योर करते हैं। किस किस मामले में, जस्टिस, कौन सा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये तीनों ही तरीके के न्याय हम देंगे। लिबर्टी, किस चीज़ की लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव्स, फेथ एंड वर्शिप, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन को व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ की वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इक्वलिटी, इक्वलिटी किस चीज़ में होगी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, कि इक्वलिटी होगी एक जैसे स्टेटस की, इक्वलिटी होगी अपॉर्चुनिटी की, और इन चीज़ों को आगे भी प्रमोट करते रहा जाएगा। फर्टर्निटी, फर्टर्निटी का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर हम एक ही फैमिली से बिलोंग होने की एक फीलिंग रखते हैं। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और उस आधार पर हम सभी लोगों की व्यक्तिगत जो डिग्निटी है उसको एश्योर करेंगे। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और भारत की जो अखंडता है उसको हम बना के रखेंगे, जो यूनिटी है उसको बना के रखेंगे। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो संविधान सभा थी उसके अंदर, दिस 26th डे ऑफ नवंबर, आज के दिन 26 ऑफ नवंबर को 1949 जो सन था बच्चों, डू हेयर बाई अडोप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम आज उसको अडोप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं और अपने आप को यह संविधान समर्पित करते हैं। तो मे भी यहाँ पर आपको समझ में आया कि कितनी पावरफुल वर्डिंग होती है प्रियम्बल की, और एक तरीके से जो प्रियम्बल होती है उसके अंदर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल वहाँ पर ले करती है। इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन, अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन मतलब जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से समझा जाता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एंड फिलोसफी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ वैल्यू और फिलोसफी की स्टेटमेंट नहीं है। एज वी नोटेड अबाउट, जैसा हम पहले नोट कर चुके हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेयरली अबाउट एम्बोडिंग दिस वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, बल्कि इन सब जो वैल्यूज हैं उनको एक आधार देना, एक इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट देना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन काम है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट, ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट है जो इंडिया का संविधान कहे जाते हैं उनके अंदर आपको इसी तरीके की अरेंजमेंट मिलेंगी। मतलब आपको मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, लोकल बॉडीज़ कैसे वर्क करती हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट कैसे होते हैं, गवर्नर कैसे होते हैं, कैसे रैंकिंग होती है। मतलब हर एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से अरेंज्ड वे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाएगी। मच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके ये हो गया बच्चों। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ये एक बहुत बड़ा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्विट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा है और टाइम के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड्स बढ़ती रहती हैं बच्चों, इसीलिए इसको रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ता है, जिनको हम अमेंडमेंट बोलते हैं, जिनको अमेंड किया जाता है यानी संशोधन किया जाता है। दोज हु क्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोग क्राफ्ट कर रहे थे, जो लोग बना रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, फेल्ट दैट इट इज़ टू बी इन अकॉर्डेंस ऑफ पीपल्स एस्पिरेशन एंड चार्जेज इन सोसाइटी,
उन्हें लगा कि जो हमारा संविधान है ये लोगों की एस्पिरेशंस, इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए और हमारी सोसाइटी में जो चेंज होने हैं वो इसके अंदर होते रहने चाहिए। दे डिडंट सी इट इज़ स्केयर्ड, उन्होंने नहीं देखा कि ये डरा देने वाला, स्टैटिक या फिर अनअल्टरेबल होना चाहिए, कि इसके अंदर कोई बदलाव ही ना हो। सो दे मेड प्रोविजन ऑफ इनकॉर्पोरेट चार्ज फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उन्होंने ऐसे प्रोविज़न रखे कि इसको बार बार चार्ज किया जा सके, इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को ऐड ऑन किया जाए। दीज चार्जेज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, और ऐसे ही चार्जेज को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, संवैधानिक संशोधन कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, मतलब जो पॉलिटिक्स आप लोग देखते हो, जो हमारी पार्लियामेंट देखते हो, वो किस तरीके से लीगल लैंग्वेज की तरीके से वर्क करती हैं। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फर्स्ट टाइम, अगर हम पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है समझने के लिए। यट द बेसिक इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन जो इसका बेसिक इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन है वो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि समझा ना जा सके। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे संविधानों की तरह द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, वो भी इस तरीके का उसका प्रोसेस ले डाउन किया गया है कि वो बता सके लोगों को कि क्या प्रोसीजर रहेगा गवर्नमेंट का, जो हम एज ए सिटीजन गवर्नमेंट को चूज करके भेजते हैं उनको क्या प्रोसेस रहेगा। इट डिफाइन हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन, और उसमें बताया गया है कि कितनी पावर किसको दी जाएगी और कौन इसके लिए डिसीजन लेगा। एंड इट पुट लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, और यह गवर्नमेंट को बताता है कि हमें सिटीजन्स को वो राइट भी देने हैं जो गवर्नमेंट कभी भी वायलेट नहीं कर सकती, उन चीज़ों को का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, इस बुक के अंदर जो 3 चैप्टर बाकी हैं आर अबाउट दीज 3 एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग इन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो बताते हैं कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 एस्पेक्ट अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे इससे नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें हम देखेंगे कि जो चुने हुए लोग होते हैं किस तरीके से वो पॉलिटिक्स को आगे लेके जाते हैं या फिर कैसे उनको वर्क करना होता है। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इन ईच चैप्टर, हमें कुछ की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मिलेंगे हर एक चैप्टर के अंदर, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और हम देखेंगे कि किस तरीके से वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर वर्क करते हैं। बट दिस textbook will not cover all the silent feature of the institutional design in the Indian Constitution, और ये जो बुक है, ये जो टेक्स्ट बुक है, वो सभी साइलेंट फीचर को उजागर नहीं करती जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। सम अदर एस्पेक्ट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर, और कुछ ऐसे एस्पेक्ट रहेंगे जो नेक्स्ट ईयर मीन्स 10th क्लास में आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।